नमस्कार, सूर्य विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। सूर्य विशेष में आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 13,000 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी है। बिहार के गया में पीएम मोदी ने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है और कहा है कि बिहार अब पिछड़ेपन की नहीं, प्रगति की पहचान बनेगा। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। किए हैं, आगमन किए हैं, बहुत खुशी की बात है। जैसे लोग न्यूज में देखते थे, बट आज ऐसा हुआ कि हम लोग रियल में देख रहे हैं। हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि बोधगया की धरती पे प्रधानमंत्री पधार रहे हैं। एनडीए सरकार आ रही है। एनडीए के अलावा बिहार की जनता और किसी को देखना भी नहीं चाहती है। बिहार में चुनाव से पहले सौगातों की बहार है। गया पहुंचे पीएम मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है। जिसमें कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास शामिल है। इस दौरान पीएम मोदी ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि विपक्ष इसे अपने वोट बैंक के तौर पर देखती है। घुसपैठिया आपका हक छीन ले, आपको मंजूर है? बिहार के आप सभी लोग देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कांग्रेस आरजेडी वाले कुछ भी कर सकते हैं, कितने ही नीचे जा सकते हैं। बिहार की धरती से पीएम मोदी का इशारा इस वोटर वेरिफिकेशन की ओर था, जिसके खिलाफ विपक्ष का सियासी संग्राम जारी है। इस दौरान पीएम मोदी ने आरजेडी के जंगल राज की भी याद दिलाई। पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी के राज में बिहार के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से वंचित थे। आप याद करिए, लालटेन राज में यहां कैसी दुर्दशा थी। लालटेन राज में एक क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। माओवादियों की वजह से शाम के बाद कहीं आना जाना मुश्किल था। गया जी जैसे शहर लालटेन राज में अंधेरे में डूबे रहते थे। हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे थे। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। न शिक्षा थी, न रोजगार था। बिहार की कितनी पीढ़ियों को इन लोगों ने बिहार से पलायन के लिए मजबूर कर दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने लालू यादव का बिना नाम लिए भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि कोई बेल पर बाहर है तो कोई रेल के खेल में कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और देश में ऐसे तमाम नेता है जो जेल से सरकार चलाते दिखे हैं, लेकिन अब भ्रष्टाचारी जेल भी जाएगा और कुर्सी भी जाएगी। हमने कुछ समय पहले ही देखा है कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा तो ऐसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है।
साथियों, संविधान हर जनप्रतिनिधि से ईमानदारी और पारदर्शिता की उम्मीद करता है। हम संविधान की मर्यादा को तार तार होते नहीं देख सकते। इसलिए एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। जिस गया की धरती से बुद्ध ने दुनिया को शांति का संदेश दिया था, पीएम मोदी ने वहां से आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। पीएम मोदी ने कहा कि अगर भारत की शांति भंग करने की कोशिश हुई तो हमारी सेना क्या कर सकती है, उसे दुनिया ने देख लिया है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति की नई लकीर खींच दी है। अब भारत में आतंकवादी भेजकर हमले करा के कोई बच नहीं सकेगा। आतंकवादी चाहे पाताल में क्यों न छिप जाए, भारत की मिसाइलें उन्हें दफन करके रहेगी। इस दौरान पीएम मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और दावा किया कि डबल के इंजन की सरकार बिहार के हित में काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो पीएम मोदी का यह दौरा ऐसे समय पे हुआ है जब राज्य में एसआईआर को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां तेज है और आगामी चुनाव को लेकर के तैयारियां भी जोरों पर है। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से चुनावी संग्राम का बिगुल फूंक दिया है? चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह, कांग्रेस से चंद्रमोहन जी और वरिष्ठ पत्रकार विश्वनाथ मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहला सवाल लेना चाहूंगा हमारे बीजेपी के प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह जी से। दिनेश जी, आज लालू यादव का सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट आया है, उनकी ओर से यह लिखा गया है कि पीएम मोदी आज गया में नीतीश कुमार की पार्टी का पिंडदान करेंगे। तो सियासी गर्मियां जो है वो बिहार में शुरू हो गई है। देखिए, इस तरह की भाषा जो है सिर्फ लालू यादव से अपेक्षा की जा सकती है कि मोदी जी किसका पिंडदान करने गए हैं। ये लोग सिर्फ पिंडदान की बात कर सकते हैं, इनके मुंह से और कोई भाषा ही नहीं होती है। इसके पहले क्या कहा था लालू जी ने? अभी जिस दिन राहुल गांधी गए थे रैली करने, जिस मंच को लालू यादव खुद साझा कर रहे थे, उन्होंने उस रैली में कहा था यहां से चोरों को भगाना है। तो जरा इनसे पूछिए कि चोर है कौन? चारा घोटाले के मामले में जो आदमी सजा याफ्ता है, जो चुनाव नहीं लड़ सकता है, वो कह रहा है कि चोरों को यहां से हटाना है। तो बिहार की जनता ने पहले ही यहां से चोरों को हटा दिया है। अब दूसरी बात रही जो आपका सवाल है, तो किसका पिंडदान है, ये तो यहाँ की जनता और जनार्दन को देखना है। इस भारतीय लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, बाकी और कोई नहीं होता है। तो जनता को तय करना है कि किसके साथ क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बिहार को लूटा था, बिहार को अराजकता के दलदल में झोंक दिया था। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अपने शासनकाल में लूट और खसोट किया था। विकास की कोई योजनाएं बिहार के गांव तक नहीं पहुंच पाती थी, किसी शहर तक नहीं पहुंच पाती थी। हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता था। बिहार की जनता ने लालू प्रसाद यादव के उस कुशासन को भूला नहीं है। और आज भी जब उस कुशासन से मुक्ति के लिए 130वां संविधान संशोधन लोकसभा में लेकर प्रधानमंत्री जी आए, तो उस समय किसके पेट में पीड़ा हो रही है? क्या एक सजा याफ्ता अगर कोई कैरी हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, तो क्या नेता को अपने पद पे मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो क्या अपने पद पे बना रह सकता है? क्या उनके साथ ये नहीं होना चाहिए? लेकिन ये पेट में दर्द सिर्फ चोरों को होता है, जो चोरी करके अपना पूरा जीवन यापन किए हैं, जो जनता की कमाई का लूट खसोट किए हैं, जो रोजगार के नाम पर लोगों से धन उगाही किए हैं। जी, मैं चंद्रमोहन जी से जवाब ले लेता हूं इस चीज का लेकर के। तो ये जी कि आप जमीन लीजिए, रोजगार लीजिए, तो आज पीड़ा उनकी होगी। चंद्रमोहन जी पीएम की वही लोग कर सकते हैं। जी दिनेश जी, चंद्रमोहन जी से जवाब ले लेता हूं। चंद्रमोहन जी, आपका जवाब चाहूंगा क्योंकि पीएम मोदी ने आज अपने भाषण के दौरान इस बात का जिक्र किया है कि जेल से सरकार नहीं चलेगी, इसी के लिए ये कानून लाए गए हैं। आरजेडी और कांग्रेस लगातार इस कानून का विरोध कर रही है, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा।
देखिए, मुझे भी आपके भाजपा के जो मित्र बोल रहे थे उनकी कोई भी बात सुनाई नहीं दी, मैं फिर भी जवाब देता हूँ। जो कानून लेके आए, अभी मैंने आपके प्रोमो में सुना था, देश के प्रधानमंत्री बड़ी जोर से बरजा रहे थे कि हम ऐसा कानून लेके आए हैं जो देश के प्रधानमंत्री की आवाज नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश के अंदर कि जो देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर किसी को 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात करते हैं और उसी को पीठ थपथपा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। देश के वही प्रधानमंत्री जो किसी विपक्ष के ऐसे नेताओं के प्रति जाके इलेक्शन के दौर के ऊपर करप्शन की बात करते हैं, उसी को किसी भी स्टेट का एक मुख्यमंत्री बना देते हैं। वही प्रधानमंत्री और उन्हीं की पार्टी जो भाजपा, जो कांग्रेस और अदर पार्टी के अंदर ये कहकर कहे जाते हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाते हैं तो वो पाक साफ हो जाते हैं। जैसे कि नरेंद्र मोदी जब पाकिस्तान जाते हैं बिरयानी खाने के लिए और नवाज शरीफ की माताजी के लिए शॉल लेकर, तो बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। जबकि मनमोहन सिंह पाकिस्तान के होने के बाद भी आज तक पाकिस्तान नहीं गए, मैंने सिर्फ जस्ट जोड़ा था। अब बात ये होती है कि अगर आप इलेक्शन के दौर में जाते हैं तो आप पब्लिक को डर क्यों पैदा करते हैं? अरे 30 से 25 साल से आपकी सत्ता है, एनडीए की सरकार है, और हर बार आपके दल बदलू पतलू राम आपके साथ मुख्यमंत्री हमारे गठबंधन में भी बने हैं, लेकिन उसके बाद भी आप लालटेन का डर दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब निकम्मी और बेकार और बेढल्ली सरकार जो इतने साल तक देश का विकास नहीं कर पाई, बिहार का विकास नहीं कर पाई, और बिहार के पुल बने और ढह गए, उसके डर के कारण नरेंद्र मोदी जी को लालटेन की याद आ रही है। लालटेन का खौफ बहुत पहले था, आज लालटेन बदलकर ऐसे समृद्धि के रूप से आ गया है कि बिहार की जनता ये कह रही है कि वोट चोर गद्दी छोड़। जो देश के अंदर आपने लोकतंत्र का चरित्र का हनन करते हुए वोट चोरी करे, वोट चोरी करके सरकारें पलटी, संविधान को दिन के हाथ के अंधेरे के अंदर वोट चोरी करे, उसके लिए बिहार की जनता कह रही है कि वोट छोड़ गद्दी छोड़। जी दिनेश प्रताप जी से इसका जवाब ले लेता हूं। जी चंद्रमोहन जी, दिनेश प्रताप जी, यहां पर कांग्रेस की ओर से ये नारा लगातार दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी आज इस चीज का जिक्र किया गया, और पीएम की ओर से ये कहा गया है कि भारत के युवाओं पर, भारत की जनता के जो हक हैं उन पर डाका नहीं डालने देंगे। इसी के साथ साथ कांग्रेस लगातार जिस तरीके से इस नारे को आगे लेकर जा रही है, मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। नहीं, जो कांग्रेस पार्टी कह रही है ना, इस देश की जनता वही कह रही है, उनकी उसी मांग को पूरा कर रही है। आज ये कांग्रेस पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो चाहे वो राहुल गांधी हो, आज भी भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर हैं। आप कह रहे हैं कि चोर गद्दी छोड़, तो जितने चोर थे उनको गद्दी छोड़ने का काम कर रही, कितने राज्यों में कांग्रेस पार्टी रह गई आप बताइए ना, और किनके साथ ये जा रहे हैं बिहार में? ये चोर गठबंधन करके महाचोर बनना चाहते हैं, और बिहार की जनता समझती है, पहचानती है, बहुत बुद्धिमान और जागरूक जनता है बिहार की, दाल गलने वाली नहीं, बहुत प्रयास इन्होंने किया। जी लगातार बिहार की जनता जो है वो इस मामले को समझती है। विश्वनाथ मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनकी ओर भी आपको लिए चलता हूं। विश्वनाथ मिश्रा जी, तमाम मुद्दों को लेकर के तमाम सियासी पार्टी जो है वो चुनावी मैदान में उतरी हुई है, लेकिन क्या बिहार के मुख्य मुद्दे हैं? बिहार में क्या रोजगार को लेकर के बातचीत होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बातचीत होना चाहिए, पलायन को लेकर के बातचीत होना चाहिए? मैं चाहूंगा आप इस पर अपनी बात रखें। जी धन्यवाद। देखिए सबसे बड़ा विषय जो है बिहार, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए। हाँ, देखिए बिहार अगर देश में किसी चीज के लिए जाना जाता था तो वो जंगल राज, मैंने किसी का नहीं बनवाया, पिछड़ी परिस्थिति के लिए, अपने पिछड़ेपन के लिए, केवल इन्हीं चीजों के लिए जाना जाता था। नहीं मैंने, और अगर एनडीए सरकार ने, भाई डिस्टर्बेंस हो रहा है जी, आप अपनी, ये डिस्टर्बेंस लगातार हो रहा है। अगर बिहार कोई नहीं, मैं बता बदला जिले में जाना चाहता तो अच्छा कर रहे हैं, कल दे दूंगा आपको नाम। चंद्रमोहन जी आप ही बोल लीजिए। ठीक है दे दूंगा। इनको चंद्रमोहन जी को हटा दीजिए भाई साहब। जी विश्वनाथ जी, आप अपनी बात रखिए। कि बिहार में बदलाव चाहिए। बिहार सबसे बड़ी समस्या है, वहां रोजगार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पिछड़ापन वहां का एक और एक क्यों है? अगर ये है तो केवल उसी लालटेन युग के कारण है, जिसका समर्थन कांग्रेस ने लगातार बरसों तक किया।
और आज फिर कांग्रेस उसी के साथ खड़ी होकर के किन चीजों पे आ रही, धार्मिक तुष्टीकरण, घुसपैठिए और केवल इस तरीके के। और महत्वपूर्ण चीज 130वें संशोधन को लेकर के जिस तरीके से विपक्षी दलों ने विरोध किया, मतलब मुझे लगता है ये विंडिकेट हो गए आम जनता के बीच में। उन्होंने अपने आप को ओपन कर दिया कि मैं किसके लिए खड़ा जी। मुझे लगता है कि इसके लिए कम से कम विपक्षी दलों को कहना चाहिए था ये आप ठीक कर रहे हैं जी। हमें विश्वनाथ जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात रखी है, आपने तीनों संशोधन का जिक्र किया है। मैं चंद्रमोहन जी से इसका जवाब ले लेता हूं। चंद्रमोहन जी, जिस तरीके से 3 संशोधन जो है वो सामने रखे गए हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर आप 31 दिन तक जेल में रहते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आपको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, हटना पड़ेगा, इसमें क्या कुछ दिक्कत है? देखिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई भी बिल बनता है वो देश के लिए होता है, और ऐसे बिल अगर बन रहे हैं, लेकिन साफ वही है कि अगर उसकी पारदर्शिता भारतीय जनता पार्टी अपने आईने पे देख ले। आज भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता इन चीजों में लिप्त पाएंगे, कोई कार्रवाई हुई? अरे चंद्रमोहन जी, बिल तो आ जाने दीजिए, उसका समर्थन तो कर दीजिए भाई। असम के मुख्यमंत्री हैं, बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी, महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार, न जाने कितनी ऐसी फहरिस्त है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अटैच है। तो पहले तो सबसे पहले अपनी गिरफ्तार झांक के उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, कोई मिसाल साबित करनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पूरा ये बिल पूरी तरह से विपक्ष की ताकत को कम करने का है। जो डर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता छीनने का है, उसके लिए उन्होंने उसको अनैतिक रूप से लागू किया है। और इसके लागू करके आने देश के द्वारा और स्टेट और सूबे के द्वारा चुना गया मुख्यमंत्री एक ऐसी धारा पे रख दिया जाएगा कि एक हिटलरशाही रूप के अंदर जब चाहो उसके ऊपर किसी तरह से ब्लेम लगाओ और उसको हटा दो। क्या कितने अभी दिल्ली के अंदर जो मुख्यमंत्री और जो मंत्री थे उनके ऊपर ब्लेम लगे, क्या कोई भी आरोप को सिद्ध कर पाई एजेंसी, जबकि वो एक अलग पार्ट है जी। तो आज की डेट में 96 जी, मैं इसका जवाब ले लेता हूं दिनेश प्रताप सिंह जी से। दिनेश जी, यहाँ पर साफ तौर पर कांग्रेस की 96% कार्रवाइयां विपक्ष के नेताओं पे हैं जी। विपक्ष के नेताओं के बाद सत्ता पक्ष के नेताओं पे एक भी कार्रवाई नहीं। और जो विपक्ष के नेता सत्ता पक्ष में चले जाएं और उसके ऊपर कार्रवाई बिल्कुल मौन हो जाती है, सेटल्ड हो जाती है जी। चाहे वो नायडू जी हो, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे हेमंत बिस्वा हो, और फहरिस्त पूरी बनी पड़ी है जी। दिनेश प्रताप सिंह जी से मैं इसका जवाब ले लेता हूं। कांग्रेस पार्टी जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे जो मित्र हैं, जो चंद्रमोहन जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि विपक्ष की ताकत को कम करना चाहते हैं। विपक्ष की ताकत तो यही थी, भ्रष्टाचार करना, लूट खसूट करना। जब आप भ्रष्टाचार करेंगे, लूट खसूट करेंगे तो कार्रवाई होगी। और कोई भी व्यक्ति किसी भी मामले में अगर वो अपराधी होता है और 30 दिन तक अगर वो जेल में रहता है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री, इस कानून के दायरे में आएगा। और उसमें कहीं से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष और पक्ष की बात नहीं है। अजीत पवार एक दिन की सत्ता के अंदर आने के बाद सवेरे सारे केस साफ हो जाते हैं। इनके रगों में ही कौन सी डील थी, क्योंकि इस काम से छुटकारा इनको मिल नहीं सकता है, इसलिए इनको पता है कि इनकी शुभेंदु अधिकारी के ऊपर जो शारदा घोटाले का चिट फंड का घोटाला था वो एकदम क्लीन चिट में जाना। सिंह साहब, वो कौन सी डील थी? किस तरह का बिल बने? असम के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के ऊपर जोर से चिल्लाना, भारतीय जनता पार्टी का क्लीन चिट दे देना, कौन सी डील थी? वहां पर अगर किसी विपक्षी के साथ ऐसी बातें होती है तो वहां भी कार्रवाई होगी। लेकिन आपको तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि कहीं ना कहीं हम भ्रष्टाचार करें, क्योंकि हमने कहा मां बेटे दोनों तो इस समय जमानत पे हैं। ऐसा ना हो कि हम 30 दिन के लिए अंदर जाएं और चली जाए सांसदी। तो इसलिए तकलीफ है, और इस तकलीफ को हम लोग अच्छी तरह से समझ, देश की जनता समझ रही है। इसमें कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो भी संवैधानिक संशोधन कर रहा है वो राष्ट्रीय हित में कर रहा है। और आप लोगों ने जो किया वो कांग्रेस हित में किया, स्वहित में किया और गांधी परिवार के हित में किया। जी, चंद्रमोहन जी से मैं जवाब ले लेता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जो बिहार गए तो 13,000 करोड़ की सौगात लेके गए। ये 13,000 करोड़ का जब यहाँ परियोजनाएं धरातल पर उतरेगी तो वहां रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिहार में होता क्या था? जी, चंद्रमोहन जी आपका जवाब। बंदर बाट होती थी जी, एक परिवार की सरकार बन गई थी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने किया, क्या भारतीय जनता पार्टी के मित्र इस बात को साबित करते हैं? कहते हैं दिनेश जी, एक एक करके बात करते हैं जी। चंद्रमोहन जी, आप अपनी बात भारतीय जनता पार्टी के मित्र अपनी पार्टी की तरफ से क्या ये कह सकते हैं कि अजीत पवार का कोई भी घोटाला नहीं हुआ और अजीत पवार पाक साफ थे? जो पहले उनके मुख्यमंत्री और उनके प्रधानमंत्री ने जो स्टेटमेंट लगाई थी
वो देश प्रधानमंत्री ने झूठ बोला था और वो झूठ इलेक्शन के लिए बोला था। शुभेंदु अधिकारी के ऊपर जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के वहां के नेताओं ने चिल्ला के लगाए थे, क्या वो इस बात को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वो नेता कोरा झूठ बोल रहे थे? क्या उसके साथ साथ हेमंत बिस्वा के ऊपर लगाए गए आरोपों के लिए जो गृह मंत्रालय और दूसरे बंदे चिल्लाते रहे, वो ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठी है? अगर वो ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठी है और भारतीय जनता पार्टी अपनी सहूलियत की राजनीति करती है और अपनी सहूलियत की राजनीति के साथ देश के अंदर भ्रष्टाचार का नाम लेती है, तो मैं आज उनके साथ हूँ। जी, मैं दिनेश प्रताप जी से के अंदर लोकतंत्र अगर बेपरवाह ना हो जाए, उसी की लड़ाई के लिए राहुल गांधी जनसेवक बन के जननायक बनकर दिल्ली के हिंदुस्तान के हर स्टेट और सूबे के अंदर पूछ है, जिसका डर कि वोट छोड़ गद्दी छोड़ के रूप में सामने आ रहा है। देश का बच्चा ये जानना चाहता है कि अगर व्यक्ति मर जाए, वो चाय पीता है देश के विपक्ष के नेता के साथ, और मन की बात करने वाले मेरे देश के प्रधानमंत्री को पता ही नहीं चलता है। और अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर पेशेंट खड़ा करा जाए तो उसका दर्द भारतीय जनता पार्टी को होता है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो आप जननायक के रूप के अंदर देश की जनता के सामने है, और बिहार की जो चिंगारी है वो आग है, वो बदलकर पूरे देश के अंदर फैलेगी। इसी का डर भारतीय जनता पार्टी को। जी, मैं आप दोनों के पास आता हूं। मैं विश्वनाथ मिश्रा जी के पास आपको लिए चलता हूं, उनसे एक सवाल ले लेते हैं। पीएम मोदी की ओर से यहां पर डेमोग्राफी मिशन का जिक्र किया गया है, घुसपैठियों की समस्याओं को लेकर के उन्होंने अपनी बात सामने रखी है। विश्वनाथ जी, ये कितना बड़ा खतरा है और इसको लेकर के पीएम ने जिस तरीके से बात रखी है, इसको लेकर के क्या कुछ कदम जो है वो सरकार की ओर से और चुनाव आयोग की ओर से उठाए जा रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ी समस्या है। घुसपैठियों की समस्या की चर्चा प्रधानमंत्री मोदी ने भी की। घुसपैठियों की समस्या बिहार के लिए सीमावर्ती प्रदेश होने के कारण बहुत गंभीर समस्या है। गांव के गरीब लोग हैं जो बहुत भोले भाले हैं, उनके परिवार की पूरी संपत्ति हड़प रहे हैं, उनके रोजगार हड़प रहे हैं, उनकी जमीन हड़प रहे हैं। पूरे जो सीमावर्ती जिले हैं उनकी डेमोग्राफी इतनी चेंज हो गई है कि आप कल्पना के बियॉन्ड है वो चीजें। तो कम से कम एक ऐसी स्थिति जरूर है कि जहां पर उनके खिलाफ एक सख्त अभियान चलाए जाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि सभी दलों को कम से कम इस मुद्दे पर तुरंत साथ आना चाहिए था, और इसमें अगर कोई भी पार्टी इसका विरोध कर रही है, इसका मतलब वो उन घुसपैठियों के साथ खड़ी नजर आ रही है, वो स्वयं को विंडिकेट कर रही है। अगर भारत के अंदर बैठे भी जो इन घुसपैठियों के समर्थक हैं, मुझे लगता है तुष्टीकरण के लिए वो जो कर रहे हैं वो आत्मघाती ही नहीं, राष्ट्र विरोधी है, और उनके अपने परिवार के लिए भी लॉन्ग रन में वो भी खतरनाक है। जी विश्वनाथ जी, आम हक छीनकर अगर घुसपैठियों को देना चाहते हैं तो ये बहुत अफसोसनाक और बहुत गंभीर है। चंद्रमोहन जी, क्योंकि जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री ने की, जी प्रधानमंत्री ने इसकी चर्चा की है, लेकिन बिहार से एक और खबर सामने आ रही है और यह भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री की रैली आज देखने को मिली है और इस रैली में आरजेडी के विधायक विभा देवी और प्रकाश वीर जो है वो भी मंच पर नजर आए हैं। देखिए चंद्रमोहन जी, मेरा सवाल आपसे था। देखिए, मैं सबसे पहले अपने जो हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ मित्र हैं उनकी बात का जवाब देता हूँ। वो बड़ी घुसपैठ की बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये शायद पूछना और बताना भूल जाते हैं कि यूपीए सरकार के अंदर जो घुसपैठिए निकाले गए थे उसकी 2004 से लेके आज के 70-72 अप्रोक्सीमेटली लोग थे जो दिल्ली हिंदुस्तान से घुसपैठियों को निकाला गया था। और उसके बाद 2014 से आज तक 25 तक मात्र अगर गणित करोगे तो सिर्फ 7 से 8 हजार या 4 हजार रुपए की 4,000 लोगों की घुसपैठ की निष्कासित हुए, यहाँ से बांग्लादेशी घुसपैठियों को भाए। लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठिए बड़े कब बन जाते हैं? जब देश के अंदर इलेक्शन आ जाता है। बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा कब बड़ा बन जाता है? भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे लोगों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी संवेदना ज्यादा रखते हैं, वो इलेक्शन में घुसपैठिए याद आते हैं, जैसे आतंकवादी याद आते हैं। आतंकवादियों को मिसाइल ढूंढ के मार तो देते हैं, लेकिन उससे पहले आतंकवादी आते हैं। चंद्रमोहन जी, मेरे पास समय की कमी है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं दिनेश प्रताप जी से। दिनेश प्रताप जी, मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगा आपका। चंद्रमोहन जी, असल में क्या है कि चंद्रमोहन की पार्टी और जनता और लालू प्रसाद यादव की पार्टी, तो ये दोनों लोग क्या बात करेंगे देश के लिए? इनको बिहार की जनता और देश की जनता, देश के मतदाता और बिहार के मतदाताओं पर इनका भरोसा ही नहीं है। इनको तो घुसपैठियों पर भरोसा है, इनको तो आतंकवादियों पर भरोसा है। इसलिए जब जब इनको अवसर मिला
तब तक इन्होंने की राजनीति करता कौन है? घुसपैठी आपके टाइम पे बढ़ते हैं। इनको अवसर मिला, यूपी की टाइम के अंदर हमने घुसपैठी देश से कम करे थे। जी दिनेश जी, चंद्र प्रसाद जी, हमारे पास समय की कमी है, आप हमारे साथ जुड़े। विश्वनाथ जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में चुनाव है और सियासी बवाल लगातार जारी है। बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं और आगामी चुनाव को लेकर के तैयारियां भी जोरों पर नजर आ रही है। फिलहाल सूर्य विशेष में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।